हाँ जी, तो एनिमल न्यूट्रिशन का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4, सबसे पहले हमने यूनिट 4 ही कंप्लीट किया था क्योंकि वो बेसिक एक फाउंडेशन है और वो कॉन्सेप्ट सभी जगह यूज में आते हैं तो उनको अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी था। एनिमल न्यूट्रिशन की जब हमने यूनिट 1 कंप्लीट की थी तो हमने सारे के सारे एमसीक्यूज जो थे उससे रिलेटेड सबको वहाँ पे ही सोल्व कर लिया था। उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट जो आपका 4 हुआ था वहाँ पे एमसीक्यूज आपको एप्लीकेशन पे दिए गए थे कि आप वहाँ से करें, आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं करा दूंगा। तो वो आपका जो रहता है ना मेहनत, जो हार्ड वर्क रहता है कि पढ़ने के बाद खुद से अटेम्प्ट करने की जो खुशी होती है वो कम हो रही थी कुछ लोगों में। बट उसके बावजूद भी आप लोगों ने वहाँ पे, हम चेक करते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं जितने हम चाह रहे थे कि सब आप लगे रहो वहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया है कि जितना भी थ्योरी हम पढ़ाएंगे क्लास में, किसी भी यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी स्टेट्स में उस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यूनिट के साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसमें लापरवाही नहीं करने देंगे और ना ही करेंगे। और आप लोगों की वजह से ये डिसीजन हुआ है कि जैसे ही हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं वैसे ही हम सारे एमसीक्यूज भी उससे रिलेटेड जो स्टेट्स में पूछे गए हैं वो करेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको बना करके अपना एप्लीकेशन पे रखा जाएगा और ऑलरेडी यूनिट 3 तक हो चुका है वो। तो वहां पे आपको फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा। जो प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी जिनकी हाई होती है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उनसे जो मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लेक्चर से पहले थोड़ा सा पहले का देख के आते होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4। होपफुली आपका सब कुछ क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर है सबको पहले का? क्या बात है, जोश कम है कुछ? क्लास में जोश नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, लड़के नहीं आए लगता है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्लास का रूल आप सभी को पता है, अलर्ट होकर के बैठें, चुन चुन करके किसी भी स्टूडेंट को हम क्वेश्चन पूछेंगे, यही अपना रहता है ताकि आप लोग अलर्ट रहें, फोकस्ड रहें। और सारा का सारा जो लेक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें से वो 100% काम का नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो काम का होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आई विल मेक श्योर कि जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको 2 बार रिपीट करूं। और हम डायरेक्टली सीधा फैक्ट्स पे नहीं जा सकते हैं कि यार सर ये फैक्ट काम का है, यही एग्जाम में आएगा, यही पढ़ लेते हैं ना। थोड़ा सा उसके आगे पीछे पढ़ना पड़ता है ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां से आए तो आपको एक आइडिया हो उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो जो आपने फैक्ट याद किया है या समझिए रट लिया है उसको आपको अगर चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उसके आसपास का सारा क्लियर है बिल्कुल। और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आज का जो लेक्चर रहेगा बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से खत्म करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विद इन एन आवर ये कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। और आज 2 घंटे की क्लास नहीं रहेगी क्योंकि लेक्चर ही इतना छोटा था, और जो दूसरी यूनिट में कराने लग जाता था फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कल डॉक्टर अमित क्लास लेंगे और होपफुली आपको बताया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। चलिए जी, अभी बाकी बातें नहीं करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स शायद जम्मू कश्मीर से हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है क्लास। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और सीधा आते हैं लेक्चर के ऊपर। देखिए, फीड्स एंड फोल्डर्स के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको यही पता होना चाहिए कि सर आप फीड ही क्यों नहीं लिखते, ये फोल्डर क्यों लिखा है साथ में। फीड्स और फोल्डर में कोई डिफरेंस होता है क्या सर? हाँ जी, जो फीड होता है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसमें हम सभी तरह के जो भी फोल्डर होते हैं, फीड होते हैं, प्रोसेस्ड जो फीड्स होते हैं या फिर नेचुरल जो प्लांट होते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फीड्स में क्या क्या आ सकता है, जो हम सोकिंग कर देते हैं, जो हम स्टीम फ्लेकिंग कर देते हैं, या हम पैलेटिंग बना देते हैं, पैलेट बना देते हैं फीड का। तो जितने भी तरह के आप फीड एनिमल्स के लिए सोच सकते हैं, जितने भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, जो एनिमल को आप देते हैं विदाउट प्रोसेसिंग या विद प्रोसेसिंग, उन सबको फीड्स में बोला जाता है। और फोडर में क्या होता है, जो नॉर्मली फोरेज जो होते हैं हम हार्वेस्ट करके लेके आते हैं, खेत में जाते हैं, फील्ड में हार्वेस्ट किया, उसको कटिंग की, उसकी कटिंग करके उसको गैदर किया और एनिमल को डाल दिया खाने के लिए। तो वो वाली जो चीजें रहती हैं वो हम यूजुअली फोडर के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो फोडर है वो फीड के अंदर ही आता है। तो लेक्चर की हेडिंग थी इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी था। हाँ जी, अब होता है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, फीड्स एंड फोडर का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में हम रख देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि
सिमिलर जो फीड स्टफ्स हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, जो लेग्यूमिनस फीड्स हैं, वो सब एक कैटेगरी में आ जाए, जो फाइबर कंटेंट जिनमें ज्यादा रहता है वो एक में आ जाए, और कंसंट्रेट वाले जो हैं वो एक में आ जाए। उससे क्या फायदा होगा साहब? एनिमल का रिक्वायरमेंट निकालने के बाद, जो कि हमने यूनिट 4 में अच्छे से डिस्कस किया था, कैसे कितना रिक्वायरमेंट, कितना एनर्जी वैल्यू, वो सिस्टम्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑफ एनर्जी वैल्यू हमने पढ़ा था, कैलोरीमीटर पढ़ा था, हमें उससे पता लग जाता है एनिमल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। विटामिन मिनरल का क्या रिक्वायरमेंट होता है वो पढ़ चुके हैं हम, इससे पहली यूनिट में ही सब डिटेल में पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये भी पढ़ा था, क्यों जरूरी है वो भी पढ़ा था, उनका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है वो सब चीजें हमने देखी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। अब क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो कॉमन फीड्स हैं एक साथ उनको रखा जा सके, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पे अगर फाइबर कंटेंट ज्यादा है तो रफेज में उसको हमने ले लिया, ठीक है। प्रोटीन वाला है तो उसको लेग्यूमिनस फीड में हमने ले लिया, एनर्जी जिसमें ज्यादा है तो उसको हमने कंसंट्रेट में ले लिया, ठीक है। फायदा क्या हो रहा है सर इससे? एक तो कैटेगरी बन रही है, पहला फायदा। दूसरा, अगर हमें एनिमल की रिक्वायरमेंट का पता है तो हम इन फीड्स को एक साथ यूज करके ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे हम एनिमल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाए। क्या सर एग्जाम में आएगा? नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट है, इसका इन चीजों को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जैसे ये आई एम क्वाइट श्योर कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी होंगी, बट यहाँ के बिना लेक्चर नहीं स्टार्ट किया जा सकता है। पहली बात क्लासीफाई किया, दूसरा क्यों किया सर? फीड फॉर्मुलेशन के लिए किया। फीड जो फॉर्मुलेशन होता है, एक सेकंड रुकिएगा, जो फीड फॉर्मुलेशन हमें करना होता है उसके लिए हमें क्लासीफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुकिएगा, मेन स्क्रीन में आपको सब दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ऐसा कुछ नहीं है ना? क्योंकि मुझे यहाँ से एलईडी पे नहीं दिख पा रहा था सही से। सर ये व्हाइट बोर्ड आ गया सर। अच्छा, व्हाइट बोर्ड आ रहा है? हाँ सर। ओके, आप लोगों में से तो कोई यूज नहीं कर रहा है, ऐसे मत कीजिए। आज़ादी दी हुई, आप लोगों को फ्रीडम दी हुई है, ऐसे यूज मत कीजिए इसको, नहीं तो सबको अब ठीक है सर, है ना। मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट ही व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा था। मतलब फंक्शंस मत ढूंढिए, आप आज क्लास पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैं एक एक स्टूडेंट को टारगेट करके, ऐसा नहीं कि मैं उसको कुछ ऐसे कम दिखाना चाहता हूँ कि आपको याद नहीं होता है, दिमाग में कमी है या कुछ, ना ना ना। हमारा क्या मकसद होता है, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं वो अच्छे से समझते हैं। एक एक स्टूडेंट को मैं इसलिए टारगेट करता हूँ ताकि वो अलर्ट होकर बैठे, फोकस होकर बैठे। 1 घंटा की तो क्लास है मुश्किल, आज तो 1 ही घंटा है, 2 घंटे की भी क्लास नहीं है, तो इतना फोकस होना चाहिए। जो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ अगर आप रिवाइज ना भी करें तो आपके दिमाग में आपके एग्जाम तक तो रहे कम से कम, ठीक है। तो प्लीज फोकस यहाँ पे होना चाहिए, आप अलर्ट रहिएगा। बीच में अब जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट करूंगा फिर, और नाम लेकर के स्टार्ट करूंगा। अब देखो फोकस हट गया यहाँ से। क्लासीफाई किया कैसे? कंसंट्रेट है, ज्यादा एनर्जी वाला फूड, प्रोटीन ज्यादा है तो लेग्यूमिनस में डाल दिया, फाइबर ज्यादा है तो उसको रफेज के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है साहब। क्यों करते हैं? फीड फार्मुलेशन में हेल्प करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, क्यों कर रहे हैं इसको? अलाउज फॉर द सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। अगर हमारे पास प्रोटीन के 5 फीड हैं, 5 ही रफेज के हैं, 5 ही फाइबर के हैं, तो अगर हमें ये वाला फीड किसी पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल नहीं है तो दूसरे वाला यूज कर सकते हैं, उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन था, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का फायदा होता है, इसलिए करते हैं क्लासिफिकेशन, इसका आइडिया होना जरूरी था, ठीक है जी। अब बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन में हम कंसंट्रेट और रफेज, यही 2 चीजें चलती हैं। कंसंट्रेट में सबको बच्चे को पता है क्या चीज ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है साहब। रफेज में क्या होता है, फाइबर ज्यादा होता है, एनर्जी कम होती है, या ये बोल दीजिए अगर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट देना है तो कुछ खास नहीं है अभी तक। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो भी फीड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको अगर हम केमिकल के तौर पर देखें तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, और क्या? मिनरल्स, जिसको हम ऐश कंटेंट बोल देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, यही चीजें तो होती हैं। अगर ड्राई मैटर इनटेक नहीं देख रहे हैं तो मॉइस्चर भी ले सकते हैं, वाटर भी आ जाएगा उसमें यूजुअली। लेकिन हम किसी फीड का कंपोजिशन निकालते हैं तो उसको ड्राई मैटर बेसिस पे निकालते हैं, उसका मॉइस्चर जो है उसको डिहाइड्रेट करके निकालते हैं, ठीक है। हमने टीडीएन के अंदर पढ़ा भी था, जो कार्बोहाइड्रेट होता है फीड्स के अंदर वो 2 फॉर्म में निकालते हैं। एक रेडली सोल्यूबल होता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट होता है वो क्रूड फाइबर, हमने उसमें बोला था। क्रूड फाइबर का मतलब जो फाइबर वाला पार्ट है वो डाइजेस्टिबल नहीं होता है, इसलिए उसको अलग से क्लासिफाई किया उस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट से जो कि इजीली डाइजेस्टिबल है, ठीक है। अब सर फाइबर वाला कौन सा था? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन जिसमें होता है वो ब्रेक बॉन्ड नहीं, उनके बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक नहीं हो पाते, इसलिए उसको फाइबर वाले में रखा था। रेडली सोल्यूबल वाले में हमने किसको रखा था? सिंपली आप स्टार्च बोल दीजिए, उसको रखा था, ठीक है। हाँ जी। अब
चलो टीडीएन पे बात नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी नए बच्चे आए हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे पहले लेक्चर से। रफेज और कंसंट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला तो बच्चे को पता है कि कंसंट्रेट में एनर्जी ज़्यादा होती है सर। अब इसमें ज़्यादा है तो इसमें तो बोल ही नहीं सकता, तो डिफरेंस कैसे दूंगा? तो ऑब्वियसली इसमें भी एनर्जी थोड़ी कम रहेगी। रफेज के अंदर जो फाइबर का कंटेंट रहता है, जो फाइबर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेट में फाइबर कम होता है। फाइबर का सिंपल सा मतलब आप इतना समझें, फाइबर ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो वेस्ट ही है बेसिकली। लेकिन आप बोलेंगे कि सर वेस्ट है क्या? नहीं, फाइबर कंटेंट जरूरी होता है बाकी के न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से डाइजेस्ट करवाने के लिए, बेली फीलिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हंगर मतलब जो हंग्री फील ना हो एनिमल को, बेली फीलिंग के लिए काम आता है। बाकी का जो और कंटेंट जा रहा है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छे से कराता है और वो नेचुरल फॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्टिबिलिटी उसकी बहुत कम है, उसमें एनर्जी बहुत कम है तो सर फाइबर देंगे ही नहीं कभी। एक पार्ट ऑफ फीड होता है, उसका भी देना जरूरी होता है। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जूस पीने के लिए जाते हैं, मौसमी का जूस पी रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर नहीं, हमें तो पूरा छिलका बाहर निकालो, डायरेक्ट पिएंगे, उससे पेट खराब हो जाता है लोगों का। क्योंकि नेचुरली मौसमी जो खाते आ रहे हैं, इतने हजारों सालों से चलता आ रहा है एवोल्यूशन, उसमें जो अपना जीआईटी है वो उसके अकॉर्डिंगली सेट हो रखा है। जो फाइबर है और जूस है वो नेचुरली दोनों एक साथ आना चाहिए। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप लोग देखेंगे कोई पहलवान होते हैं या फिर जिम करते हैं जो लोग, वो बोलते हैं कि सर हमारा जो है इसमें आप छिलका बाहर मत निकालना, ये साथ के साथ इसमें फाइबर भी आप आने दो, ठीक है। तो ऐसे ही एनिमल्स के केस में भी होता है, फाइबर में एनर्जी कम होती है, उसके बोन ब्रेक नहीं होते हैं, बोन ब्रेक नहीं होंगे तो अवेलेबल नहीं होंगे तो उनसे एटीपी कैसे बनेगा, वो टीसीए साइकिल में कैसे जाएंगे। लेकिन उनका काम है, क्या काम है? बेली फिलिंग का काम है, और बाकी का जो पार्ट रहता है उसको एक साथ लेकर के चलना, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ा देना उसका काम होता है। बट हमें मतलब नहीं उस बात से, हमें मतलब है कि सीधा बताओ कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, किसके? रफेज के और कंसंट्रेट के। रफेज मतलब फाइबर जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। चलिए बात करते हैं क्रूड जो फाइबर है। अब हम बात कर रहे हैं क्रूड फाइबर के अंदर या रफेज के अंदर, आप बोल दीजिए, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ रफेज यहां पे लगाया इन्होंने। तो सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हम ले रहे हैं क्रूड फाइबर का। रफेज में और कंसंट्रेट में ऑब्वियस सी बात है, रफेज के अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा? मोर देन 18% रहेगा। वो 20 भी हो सकता है, 22 भी, 25 भी, वो डिपेंड करेगा कि किस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, किस रफेज की हम बात कर रहे हैं। और कंसंट्रेट में फाइबर कंटेंट कम रहेगा। क्यों रहेगा फाइबर कंटेंट कम? अगर 18% से ज्यादा आपने फाइबर ही दे दिया तो वो कंसंट्रेट किस बात का? क्योंकि कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर, और फाइबर का कंटेंट अगर ज्यादा हो जाएगा जो कि ब्रेकेबल ही नहीं है तो एनर्जी ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो ये बट ऑब्वियस और कॉमन सेंस की बात है, जो फाइबर कंटेंट होगा कंसंट्रेट में कम होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है हमें, इसलिए उसको कंसंट्रेट बोलते हैं। अब टीडीएन का मतलब क्या है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। आपको मैंने बताया था, अच्छे से समझाया भी था टीडीएन क्या होता है। चलो यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। और टीडीएन से हम क्या चीज मेजर करते हैं? हम देखते सब कुछ है, प्रोटीन भी देखेंगे, फैट भी देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी देखेंगे, बट उनकी एनर्जी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? फैट की एनर्जी वैल्यू कैसे निकाली थी? 2.25 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि जो कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की, वो होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। जबकि फैट की कितनी थी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू का मतलब होता है जब फिजियोलॉजी में मेटाबॉलिज्म होगा तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। कौन? फैट करेगा 9 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की सेम होती है, कितना? 4 किलो कैलोरी। तो 9 जो होता है 4 का 2.25 टाइम्स ज्यादा होता है, इसलिए फैट के अंदर एनर्जी ज्यादा थी। तो टीडीएन में हम क्या देख रहे थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारी चीजें देखी थी हमने। जो कार्बोहाइड्रेट था दो फॉर्म में देखा था, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो रेडिली सोल्यूबल था, जो अभी हमने बात करी, और दूसरी फॉर्म क्या थी उसकी? जो सोल्यूबल नहीं होती है, क्रूड फाइबर जो बोल देते हैं, जिसको यहां पे पढ़ रहे हैं अभी। प्रोटीन का भी सेम वैल्यू था और फैट को हमने 2.25 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको टीडीएन का मतलब ही नहीं पता होगा तो ये मैं बता के करूंगा क्या। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया टीडीएन का, वो क्या है? टीडीएन में हम कोई भी फीड है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी वैल्यू में कन्वर्ट करके ऐड करते हैं। क्या ये डेफिनेशन सही है? उस फीड के सारे न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके, अगर वो फैट है तो उसका टोटल निकालिए, 10 ग्राम फैट है, उसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या किया हमने? उसको एनर्जी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कर दिया। मतलब कि मैं फिर से बोलता हूं, एक फीड है
उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल के उनको एनर्जी वैल्यू में कन्वर्ट करके उनका सम कर दिया, ये TDN होता है। क्या ये सही बात है क्या? नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक वर्ड हमने छोड़ दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमने पढ़ा था, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। अब हो सकता है कि उसमें एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट है किसी फीड के अंदर, लगता है काम नहीं कर रही, 50 दूसरी है जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम के अकॉर्डिंगली आप एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी ही उसकी 20% है, क्योंकि वो फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट था। 20% का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम में से 20 ग्राम ही डाइजेस्ट कर पाएगा एनिमल। तो एनर्जी वैल्यू भी हमें उस डाइजेस्टिबल पोर्शन की ही निकालनी है। तो TDN में अभी समझ में आया आपको? फीड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, गलत बात नहीं, ऐसे बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलेंगे? फीड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर से गलत बोल दिया, अब सही बोलता हूं, ध्यान से सुनना। फीड के अंदर जितने डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बाहर निकाल के उनको एनर्जी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को निकाला, प्रोटीन को निकाला, फैट की एनर्जी वैल्यू निकाली और उन सबको ऐड कर देंगे। तो वी आर नॉट सिंपली एडिंग द एनर्जी वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। वी विल फर्स्टली हम क्या करेंगे? हम फर्स्टली वी विल कैलकुलेट डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। उसके बाद वी विल कन्वर्ट दैट न्यूट्रिएंट इनटू इट्स एनर्जी वैल्यू। उसके बाद हम सम कर देंगे। तो TDN का मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जो पहली बार आए हैं लेक्चर देखने के लिए, उनके लिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। तो ये होता है आपका TDN। अब ये बताओ, TDN मतलब एनर्जी वैल्यू तो निकाल रहे हैं ना, सबको एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर रहे हैं। तो एनर्जी किस में ज्यादा, कंसंट्रेट में कि रफेज में ज्यादा होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेट में ही होगी, रफेज में कैसे हो सकती है? अब कितनी परसेंटेज वाइज बताया? जो रफेज होते हैं उनमें लेस देन 60% एनर्जी होता है, मतलब TDN होता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, जो TDN की वैल्यू है वो मोर देन 100% भी जा सकती है। और विद एग्जांपल आपको बताया था, जिस फीड में फैट ज्यादा होता है उसमें मोर देन 100% TDN वैल्यू जा सकती है। क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछे भी गए हैं कि क्या TDN की वैल्यू मोर देन 100% हो सकती है क्या, ये क्वेश्चन। हाँ सर हो सकती है, पहला आंसर गया। अब किस फीड में TDN की वैल्यू के 100% से होने के सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं? जिस फीड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है या फाइबर ज्यादा है? क्या आंसर जाएगा? जिसमें फैट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फैट की वैल्यू होती है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू में बोल दूं। कैलोरीफिक का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसको मैं चेंज करता हूं पहले। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हुआ कैलोरी। कैलोरी क्या होती है? एनर्जी वैल्यू, मतलब कैलोरीफिक मतलब एनर्जी ही चेक कर रहे हैं बेसिकली इससे। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी बात। चलो, अब जितना आराम से करना था कर चुके हैं, अब थोड़ी सी स्पीड खींचते हैं, ठीक है? अब होपफुली आप सभी का फोकस बन चुका होगा इतनी देर में। TDN लेस देन 60% होगा किसका? रफेज का। तो उसका कितना रहेगा? मोर देन 60% कंसंट्रेट का, क्योंकि वो तो देते ही एनर्जी के लिए है और TDN को हम कैलकुलेट ही एनर्जी वैल्यू के लिए करते हैं। ठीक है जी। अब टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स की यहां पे बात हो रही थी, ठीक है? अब सीधा अगर मैं बोलूं एनर्जी का कंटेंट बता दो, ऑब्वियस सी बात है, इसमें लो है उसमें हाई है। डाइजेस्टिबिलिटी बता दीजिए सर, इसमें लो है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया रफेज के अंदर क्या होता है? फाइबर होता है। फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज, लिग्निन, हेमीसेलुलोज। उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या डाइजेस्टिबिलिटी उसकी कम होगी कि ज्यादा होगी? अगर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं रफेज में, या मैं बोलूं फाइबर के अंदर, तो हम बोलेंगे यस, डाइजेस्टिबिलिटी काफी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। कंसंट्रेट में डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी एनर्जी मिलेगी, और उससे एनर्जी मिल रही है ये हमें पहले से पता है। तो इट शुड बी मोर डाइजेस्टिबल इफ वी कंपेयर इट टू रफेज, या मैं बोल दूं फाइबर। हाँ जी। अब फंक्शंस क्या है मैंने आपको बताया। रफेज का क्या फंक्शन है? बल्क, बेली फिलिंग का फंक्शन है इसका, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है? एनर्जी का। कंसंट्रेट का क्या फंक्शन रहता है? एनर्जी का फंक्शन रहता है। अभी एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पे रफेज में हम हे ले सकते हैं, जो हे मेकिंग करते हैं, साइलेज मेकिंग करते हैं, ठीक है, वो रफेज यूज करते हैं उनके अंदर। इसमें ग्रेन्स हुए या केक्स हुए। केक्स का मतलब क्या? बर्थडे वाला केक नहीं, क्या पढ़ते हैं? सीसम केक, कॉटन सीड केक, ग्राउंडनट केक, वो उन केक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा सर, थोड़ा आपने बता दिया, क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग रखते हैं, थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन बता दो। चलो जल्दी से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किसका देख रहे हैं? रफेज का देख रहे हैं। रफेज मतलब फाइबर कंटेंट ज्यादा है उसमें, ठीक है, फाइबर कंटेंट ज्यादा है, एनर्जी कंटेंट कम है, डाइजेस्टिबिलिटी लो है। पर्पज क्या है? फंक्शन क्या है इसका? बल्क में चाहिए होता है, और कंसंट्रेट का एनर्जी वाला था। तो इस रफेज का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे। ड्राई रफेज होगा, नाम से पता लग रहा है, तो उसमें
ड्राई है तो वाटर कंटेंट काफी कम होगा, कितना 15% मॉइस्चर रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, हे हुई, स्ट्रा हुई, ये है इसके एग्जाम्पल। ग्रीन और सकुलेंट रफेज की अगर मैं बात करूं तो इट कंटेन्स 80 to 85% मॉइस्चर, ठीक है। जो फ्रेश ग्रास होती हैं, फ्रेश ग्रास, ट्री लीव्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये ग्रीन सकुलेंट रफेज होती है। आप सभी को पता भी होगा, देखो इसमें साइलेज को भी इन्होंने ऐड किया हुआ है। क्यों ऐड किया हुआ है, क्योंकि उसका जो साइलेज होता है उसमें 70-60% तक क्या रखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं हम। उसके बाद उसको साइलोपिट में डाल के या प्लास्टिक बैग में डाल के क्या कर देते हैं, उसको ऑक्सीजन बाहर निकाल के सीलिंग कर देते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं उसका। तो साइलेज में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। जबकि हे मेकिंग जब करते हैं तो हे के अंदर कितना, हे मेकिंग में 12 to 14% ही मॉइस्चर छोड़ते हैं। तो ऑलरेडी नेचुरल में भी इसका कमी है, तो वो इजी हो जाता है। तो साइलेज में ये किस में आएगा, ग्रीन सकुलेंट के अंदर आएगा। किसका क्लासिफिकेशन चल रहा है, रफेज का। वो क्या होते हैं जिसमें एनर्जी कम होती है, क्यों, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है तो बोन्स ब्रेक नहीं हो पाते, एनर्जी कम होता है। तो ड्राई और ग्रीन सकुलेंट हुआ, ठीक है। अब फोकस रखिएगा प्लीज। लेग्यूम और नॉन लेग्यूम सबको पता है, लेग्यूम का मतलब प्रोटीन ज्यादा, नॉन लेग्यूम मतलब प्रोटीन कम। हाई प्रोटीन होगा किसमें, लेग्यूम वाले में, बरसीम, ल्यूसर्न और काउपी। और ये ल्यूसर्न का तो बड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया चलेगा, ये मत भूलना, ल्यूसर्न को याद रखना। ये ल्यूसर्न क्या होता है, अल्फा अल्फा इसको बोल देते हैं। कहां पे बोलते हैं अल्फा अल्फा इसको, नॉर्थ अमेरिका में बोल देते हैं इसको अल्फा अल्फा। ल्यूसर्न अपना इंडिया में बोल दिया, यूरोप में बोल दिया, क्या बोलते हैं ल्यूसर्न यहाँ पे बोल देते हैं। अल्फा अल्फा इसको नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं। दोनों सेम ही नाम है, सेम ही चीज के नाम है, अलग अलग नहीं है। इसको ये याद रखना। प्रोटीन में ये रिच होता है, कितना रिच होता है ल्यूसर्न, कितना रिच होता है प्रोटीन में, 15 to 20%। अब बोलो अरे सर बड़ी रेंज बता दिया आपने, 15 to 22%, ये 7% गैप क्यों दिखा दिया आपने। देखिए जब यंग प्लांट होता है तो इसमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, 18 to 22-23% तक होता है। बट जैसे ही वो मैच्योर होने लगता है तो उसकी फ्लावरिंग और सीड्स के अंदर प्रोटीन चाहिए होता है ज्यादा, तो इस प्लांट के अंदर क्या रह जाता है, थोड़ा कम रह जाता है। तो ऐसे समझिए वो प्रोटीन यूज होने लगता है जब वो प्लांट मैच्योर होने लगता है, तो वो जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम होने लगता है। तो धीरे धीरे वो 15 to 18% बच जाता है, ठीक है। याद रहेगा ल्यूसर्न जो है वो लेग्यूम रफेज में आता है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं रुक के बता रहा हूं इसके बारे में, इसको अलग से सर्कल करके। ल्यूसर्न इज इंपॉर्टेंट, लेग्यूम है, प्रोटीन कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, और इसी का नाम होता है क्या, अल्फा अल्फा। ठीक है जी, इसको मत भूलना, इसको लिख लो अगर पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हो तो, इसको मत भूलना, कि किधर भी आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है जी। अब बात कर देते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या, कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया इसमें, नॉन मेंटेनेंस टाइप, मेंटेनेंस टाइप और प्रोडक्शन टाइप, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेंटेनेंस टाइप होगा कि वो मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहा है एनिमल की, तो उसमें जो डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होगा, यानी कि जो भी प्रोटीन है उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कम ही होगी, लेस देन 3% होता है। जैसे स्ट्रा हुआ, स्टोवर हुआ, ठीक है। अब मैं ये टेंशन मत लेना, ये स्टोवर वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो बगैजिज, स्टोवर, हस्क, हल, शेल क्या होता है, ये अगली स्लाइड में जल्दी जल्दी बता देंगे, डिस्कस कर देंगे, ध्यान से सुन लेना। और आपको पीपीटी मिली जाती है लेक्चर के बाद, तो एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आगे मैं कुछ शेल बोल देता हूँ या हस्क बोल देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मेंटेनेंस में 3 to 5% डीसीपी होता है, प्रोडक्शन में मोर देन 5% डीसीपी होता है। अब सीजन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है। सीजन के बेसिस पे मतलब रबी मतलब विंटर्स, खरीफ मतलब समर की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे रफेजीज बताइए जो क्या करते हैं हम विंटर के अंदर लगाते हैं, उनको ग्रो करते हैं। तो हुआ आपका बरसीम, सबको पता ही होगा, बरसीम का तो वैसे विंटर में गांव में जाते हैं तो बरसीम ही बरसीम लगी होती है, ठीक है जी। ल्यूसर्न को भी मान रहे हैं, ये तो वैसे चलता ही है, तो सालों साल चलता है। और इसमें खास बात एक ये भी है, ल्यूसर्न क्या है, किस तरह का प्लांट है ये, क्या एक सीजन में ही रहता है, 1 साल रहता है, क्या 2 साल रहता है, क्या सालों साल रहता है, 4-5 साल रहता है, किसी को पता है। एनुअल है, बाईइनियल है या पेरेनियल है। एनुअल मतलब 1 साल तक ग्रो करेगा, उसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाएगी, या फिर एक ही सीजन में ग्रो करेगा, 1 साल में भी एक ही सीजन में ग्रो कर रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस के प्लांट को बोला जाता है एनुअल। मतलब या तो पूरे जनवरी में स्टार्ट किया, पूरा दिसंबर में उसको हार्वेस्ट कर दिया, पूरे 1 साल तक रहा, ये भी एनुअल। और ये 1 साल की एक पर्टिकुलर सीजन में ही रहा प्लांट, उसी साल में ये
हार्वेस्टिंग भी, ग्रो भी कर दिया और उसको हार्वेस्ट भी कर लिया, तो ये भी एनुअल में आएगा। और बाईएनियल में क्या होता है, मतलब जो पहले साल तो ग्रो करते हैं, दूसरे साल क्या होता है उसमें फ्लावरिंग आती है, उसमें सीड्स आते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। पेरिनियल क्या होता है, एक बार लगा दिया सालों साल चलेगा, 5-6 साल एक बार लगा करके उसको हार्वेस्ट कर दो, फिर से आएगा, फिर से हार्वेस्ट करो अगले साल, फिर से आएगा, फिर से हार्वेस्ट कर दोगे तो फिर से आ जाएगा। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं हम आगे देख लेंगे। हाँ, एक एग्जाम्पल होता है मोनोकार्पिक, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अब इनकी बात आ गई है तो वो भी बताई देता हूं साथ में। मोनोकार्पिक प्लांट में क्या होता है, वो कई सालों तक ग्रो ही करता रहता है, और जैसे ही फिर उसका फ्लावरिंग और सीड वाला टाइम आता है तो वो डेड हो जाता है, वो डेड हो जाता है। क्या एग्जाम्पल होता है, कोई बता सकता है क्या, क्या एग्जाम्पल होगा जो सालों साल ग्रो करता है और उसके बाद उसको फ्लावरिंग के बाद वो डेड हो जाता है। हार्वेस्ट करो ना करो, ऑब्वियसली वो एक टाइम मैच्योर होगा तो उसमें एक उम्र बाद तो सारे बिजनेस, इंसान, एनिमल, प्लांट सभी मर जाते हैं, तो कई सालों के बाद वो डेड हो जाता है। उसका एग्जाम्पल है बैम्बू, अगर नहीं पता तो किसी को। ठीक है जी, चलिए अब हमने क्लासिफिकेशन देखा रफेज का, यहां तक पढ़ चुके हैं, रबी और खरीफ की बात कर ली है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल, ये एनुअल पेरिनियल ये भी डिस्कस कर लिया, देखना क्या है इसके एग्जांपल देख लीजिए बस। एनुअल में क्या होता है, बरसिम, ठीक है साहब, एक मैंने बोला ना, आप बोलोगे सर 1 मिनट आपने तो बरसिम इसमें भी बताया था। हाँ, तो बरसिम मैंने रबी सीजन में भी बताया, हाँ वो उसके क्लासिफिकेशन में चले गई। सर आपने लेग्यूम में भी बताया था, हाँ वो लेग्यूम भी होता है, उसमें भी चली जाएगी, कहाँ प्रॉब्लम है, ये लेग्यूम रफेज था, इसमें भी चला गया बरसिम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासिफिकेशन है, कॉमन सेंस की बात है और समझ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन होता है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल एंड कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू ड्राई फीड्स। कॉमन टर्म जो होती है वो देखेंगे। फोरेज क्या होती है, फोरेज बोलते हैं, फोरेज सब सुनते आ रहे हैं, फोरेज एनालिसिस, फोरेज क्या है ये फोरेज, बेसिकली प्लांट, ये क्या है, प्लांट मटेरियल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर फीडिंग एनिमल्स। ठीक है, जैसे हे हुआ, स्ट्रा हुआ, स्ट्रा या स्ट्रो बोल दो इसको, या स्ट्रा बोल दो। स्ट्रो क्या होता है, होपफुली सबको पता होगा, कुछ 1-2 बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे, सर हाँ वो जूस पी रहे थे वो स्ट्रो दी थी, वो वाली स्ट्रो, हाँ वही स्ट्रो होती है। बट प्लांट के केस में क्या होगा, वो स्ट्रो क्या होती है, होलो होती है ना बीच में से यूं, ये स्ट्रो हुई। तो ऐसे ही प्लांट की जो स्ट्रो होती है वो होलो होती है, जो स्टेम है लगा लीजिए वो होलो रहेगा, तो उसको भी हम स्ट्रो ही बोल देते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है, सिलेंड्रिकल चीज है जो बीच में से होलो है उसको हम स्ट्रो बोलते हैं, या वो आपकी जूस वाली स्ट्रो हो। और प्लांट वाली स्ट्रो की बात कर रहे हैं तो जो नीचे का उसका तना रहता है, स्टेम रहता है, उसको हम स्ट्रो बोल देते हैं। ठीक है जी। रफेज हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, फीड स्टफ विद हाई फाइबर कंटेंट। ठीक है, हस्क और शेल्स क्या होते हैं, हस्क और शेल्स। ठीक है, हस्क देख लो, सबसे जो ग्रेन्स होते हैं या लेग्यूम्स होते हैं ना, यानी जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ग्रेन्स और लेग्यूम जिसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, उसकी आउटर कवरिंग होती है ना, उसको हस्क बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, राइस हस्क। राइस हस्क मतलब चावल का जो छिलका होता है ऊपर से, अब छिलका आप सोचोगे केले वाला छिलका मत फील लो, जो सिंपल चावल होता है ना उसके ऊपर भी एक लेयर होती है जो आपको ऐसे लगता नहीं है कि लेयर है, बट उसको भी घिसाई करते हैं और उसके बाद वो जो निकलता है, जैसे लकड़ी को करते हैं ना ऐसे निकलता है, क्या बताऊं उसको, बुरादा समझ लीजिए आप, कुछ बुरादे टाइप में जो निकलता है वो होता है छिलका उसका। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइस हस्क उसको बोल देते हैं। तो हस्क में समझ में आया एग्जाम्पल राइस हस्क आपको, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए। शेल किसको बोलते हैं, जो नट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट, उसकी हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, शेल बोल देते हैं। क्या होता है ग्राउंड नट, मूंगफली, उससे क्या बनता है, ग्राउंड नट केक। चलिए ठीक, शाबाश। शुगर केन का जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है उसको बोलते हैं बैगेज। ठीक है, बगाजी, बैगेज, जो बोलना है बोलो। लेफ्ट ओवर ऑफ शुगर केन आफ्टर जूस एक्सट्रैक्शन। इसमें बैगेज के साथ साथ एक चीज और होती है, हम पढ़ेंगे मोलेसिस, वो भी शुगर केन से निकलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मोलेसिस, चलो वहां पे ही बात करेंगे, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मोलेसिस भी शुगर केन से निकला, बैगेज भी शुगर केन से निकला, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, मोलेस जब पढ़ेंगे यूरिया को उसमें डालेंगे तो वहां पे बताऊंगा क्या मतलब होगा उसका। ठीक है, स्टोवर और फोडर क्या होता है, स्टोवर देखिए वो एरियल पार्ट होता है जिसमें आपका सीड्स या फ्लावर इंक्लूडेड नहीं होता है, इसको हम ईयर और हेड बोल देते हैं, और इसके अंदर फोडर के अंदर एरियल पार्ट्स में इंक्लूड करते हैं ईयर और हेड्स को। ठीक है, बस इतनी सी बात। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई ईयर और हेड पार्ट को किस में इंक्लूड करते हैं किस में नहीं करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक स्टोवर है और एक आपका फोडर है, किस में इंक्लूड करेंगे, ईयर और हेड्स को फोडर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब शेल हो गया, हस्क, हल, बैगेज, स्टोवर, फोडर, स्ट्रो, हे क्या होता है, ड्राइड प्रोडक्ट ऑफ थिन स्टेम्ड क्रॉप्स। हे हमने पढ़ा था ना, हे मेकिंग करते हैं उससे,
किससे कर रहे थे? हे मेकिंग। अल्फा अल्फा से भी कर लेते हैं। क्या होता है अल्फा अल्फा? मैंने अभी बताया ल्यूसर्न। किसी को नहीं पता है तो अल्फा अल्फा ल्यूसर्न जो होता है वो प्लांट होता है, जब आप देखते होंगे खेतों में फील्ड में जाकर के कुछ पर्पल पर्पल वायलेट से कलर के फ्लावर रहते हैं ना, जहाँ पे जो मैच्योर हो जाते हैं, हालांकि फ्लावरिंग स्टेज से पहले काट लेते हैं लोग, लेकिन कुछ प्लांट तो होते ही हैं उनमें दिख जाता है वायलेट पर्पल कलर, तो उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एज एन हे। जब हे और साइलेज मेकिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें से कुछ कुछ इंपोर्टेंट, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, उसमें से इतना ही करेंगे कि आपको समझ में आ जाए और जो फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ल्यूसर्न, जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, जो लेग्यूमिनस है, जिसमें 15 to 22% प्रोटीन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो पेरिनियल है। कौन? अल्फा अल्फा, जिसका नाम क्या था? ल्यूसर्न, या ल्यूसर्न में बोल दूं, जिसका नाम क्या था? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा कहां बोलते हैं उसको? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है। ग्रीन सकुलेंट फोरेज एंड पास्चर की बात करते हैं। हाई मॉइस्चर कंटेंट, देखो ग्रीन और सकुलेंट की बात कर रहे हैं तो हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें क्या होगा? हाई मॉइस्चर होगा। इन्हीं से हम साइलेज भी बनाते हैं, आपको याद है तो, क्योंकि साइलेज में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा छोड़ना होता है। ठीक है जी। अब हाई मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, इसके टाइप देख लो एक बार। पास्चर भी हो सकता है सिंपली, नेचुरल और कल्टीवेटेड प्लांट, या तो नेचुरली पास्चर लैंड है, ग्रास लैंड है, या फिर हमने कल्टीवेट किया है, तो ये दोनों उसमें आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस जनरल सी बात है। फोडर क्रॉप हार्वेस्टेड फॉर स्टाल फीडिंग, मेज हुआ, सोरगम हुआ, नहीं पता किसी को, मेज मतलब मक्का, सोरगम मतलब ज्वार। ठीक है जी। टॉप फीड्स क्या होता है? जो सबसे टॉप क्वालिटी के होते हैं। नहीं, टॉप फीड्स का मतलब बेसिकली ये होता है, जो प्लांट है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे लीव्स हुए, वो उसका टॉप वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? टॉप फीड। जैसे ट्री के लीव्स हुए, या टॉप कटिंग्स ऑफ प्लांट हुआ, ठीक है, या फिर किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप का, जैसे कि बाबुल हुआ, नीम हुआ, सुबाबुल हुआ, ये लीव्स को हम टॉप फीड्स बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और लीव्स को भी इंक्लूड करते हैं उसमें। ठीक है जी। अब देखो मोलेसिस में मजा आने वाला है आप लोगों को। मोलेसिस क्या होता है ये देखेंगे यहाँ पे, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे बगेजिस से, यानी कि जो शुगर केन का लेफ्ट ओवर वाला पार्ट था, जो वो करते हैं ना, जो पीते हो गया आप लोग मौसमी का, घुमाते हैं उसको, पूरा रस निकाल करके वो बच जाता है, जो वो बगेजी है, आप ऐसे समझें इसको। फिर आप बोलेंगे सर मोलेसिस क्या है, वो बताते हैं अभी क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं एनर्जी फीड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एनर्जी फीड में ये बात तो पक्की है कि प्रोटीन तो कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन के लिए हम अलग से कैटेगरी बना के बैठे हुए हैं। क्या? लेग्यूमिनस। एनर्जी के लिए तो एनर्जी वाला है ही, कंसंट्रेट, ठीक है। और क्या था? चलो, रफेज भी पढ़ा था हमने, वैसे भूल गए तो आप। एनर्जी फीड में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो प्रोटीन कंटेंट है लेस देन 20% होगा, कि ज्यादा हो जाएगा तो क्या, फिर तो वो लेग्यूमिनस में ही आ जाएगा। ऐसे भी प्लांट होते हैं जो दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, बट अभी हम कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम डिस्टिंक्ट कर पाए चीजों को, थोड़ा ये समझ पाए कि हम किस जोन में पढ़ रहे हैं, किस चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हमारा दिमाग लगना चाहिए। ठीक है। तो एक्सेप्शन को नहीं देखना होता है हमेशा। कई लोगों को होता है कि एक्सेप्शन देख के बोलेंगे कि हाँ ये वाला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को नहीं देखना होता है, हमें एक जनरल 95% आइडिया चाहिए होता है हर चीजों का, हर सब्जेक्ट में। ठीक है। क्रूड फाइबर कंटेंट लेस देन 18% होगा, क्योंकि 18% से ज्यादा हो गया तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि फाइबर ज्यादा हुआ तो ब्रेक होगा नहीं, और ब्रेक नहीं होगा तो डाइजेस्टिबल नहीं है, डाइजेस्टिबल नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो फिर ये एनर्जी फीड में आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्रूड फाइबर कम रहेगा और प्रोटीन कंटेंट भी कम ही रहता है। ठीक है जी, 20% से कम रहेगा। बट टीडीएन जो है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ये टीडीएन किसके लिए यूज किया था हमने? कि टोटल एनर्जी वैल्यू कितनी है फीड के अंदर, अगर एनर्जी वैल्यू टोटल कितनी है इसमें 75 to 80%। इसका मतलब ये नहीं है कि फीड के अंदर कंपोजिशन ऐसा अच्छा है कि एनर्जी वाला ऐसा भी हो सकता है कि एक फीड ऐसा है जिसमें एनर्जी वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, इसमें कम है थोड़ा सा, बट इस फीड की डाइजेस्टिबिलिटी 10% है और इसकी 90% है। इसमें कम कंटेंट होने के बाद एनर्जी वाला, तो भी इसका टीडीएन ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि टीडीएन का मतलब क्या होता है? जो फाइनली एनर्जी एनिमल के पास फीड से आई। और वो कैसे पता लगेगा? अगर इस फीड की डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही कम हुई तो फीड में ज्यादा कंटेंट होने के बावजूद भी ये एनिमल को उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा, इसका टीडीएन कम होगा। बोलोगे सर ये एग्जाम में आएगा क्या? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, बट ये कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है आपको। फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेक्चर यूनिट 4 देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ 10% उसका, ताकि एक आइडिया रहे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। और समझ में आ रहा है तो आप बताते जाइए सर समझ में आ रहा है, तो जो स्पीड है उसको और 2-3 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है जी।
बट फिलहाल के लिए कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने स्पीड थोड़ी कम की हुई है आज, ठीक है। मेन टाइप क्या है एनर्जी फीड्स में? सीरियल ग्रेन्स है साहब। सीरियल ग्रेन में मेन कंपोनेंट क्या होता है? ग्रेन ही बोल दिया। ग्रेन में क्या होगा? यूजुअली क्या होता है ग्रेन से, हमारा दिमाग में क्या काम करता है? वही एनर्जी ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। उसमें भी स्टार्च का कंपोनेंट 60 to 65% होगा। ऑब्वियसली बात है, स्टार्च तो ज्यादा होगा ही अगर एनर्जी ज्यादा की बात कर रहे हैं तो। इसमें खास बात क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? क्या यहां से क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है? देखते हैं जी क्या निकल सकता है। क्रूड प्रोटीन जो रहता है 8 to 12%, क्यों? क्योंकि हमने बोला था एनर्जी वाले फीड के अंदर जो क्रूड प्रोटीन है वो लेस देन 20% ही होगा। वो 8 to 12 हो या 12 to 14 मतलब नहीं है, 20 से नीचे होना चाहिए, ठीक है जी। फैट की तो बात ही छोड़ दो। डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड मिथियोनिन, ये लाइसिन और मिथियोनिन के अंदर डेफिशिएंट होता है। अगर आप एनिमल को, पिग को और पोल्ट्री को, या मैं बात करूं सिर्फ किसकी, हमने पढ़ा था लाइसिन अमीनो एसिड किसमें इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी स्पीसीज में होता है? फॉल्ट किसमें आ रहा था? पिग में कि पोल्ट्री में? पिग में, पोल्ट्री। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ग्लाइसिन बड़ा है या लाइसिन? दिखने में ज्यादा डिजिट किस नाम में आ रहे हैं? ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन में आ रहे हैं। तो पिग और पोल्ट्री में से ज्यादा डिजिट किस नाम में आ रहे हैं? पोल्ट्री का ग्लाइसिन, लाइसिन पिग का होगा सर। यही था ना, मुझे तो याद भी नहीं है, बस ये ट्रिक बताई थी मैंने। थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही होगा। अगर मुझसे पूछो शोर शॉट बताओ सर क्या है, नहीं पता, लेकिन मेरे को ट्रिक याद है कि हमने ऐसे याद किया था। जो पिग वाला है वो डिजिट में छोटा है तो लाइसिन जाएगा इसका, ग्लाइसिन पोल्ट्री का जाएगा, ठीक है जी। इनको भूला मत करें, आप इतने अच्छे से याद करते हैं, इतनी मेहनत करके फिर भूल जाते हो आप लोग। चले कोई बात। कैल्शियम डेफिशिएंट होता है ये, फोस्फोरस रिच होता है। फोस्फोरस रिच तो होगा ही, क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स है ये, और एनर्जी कहां से मिलती है? जब एटीपी एडीपी में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, वो फर्दर क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। छोड़ो उस बात को, छोड़ दो। मेन बात क्या है, जो भी है इसमें फोस्फोरस लग रहा है ना, एटीपी से एनर्जी मिलती है ना, बचपन से याद किया है, तो फोस्फोरस तो एनर्जी वाले फीड में होगा ही होगा, तो ही तो एनर्जी दे पाएगा ना। तो एनर्जी वाला जो भी फीड होगा वो फोस्फोरस रिच तो होगा ही होगा, ठीक है। अब डेफिशिएंट होता है ये विटामिन डी और ए में। कौन? एनर्जी फीड्स होते हैं यूजुअली। अब बोलोगे सर मेज में नहीं होता सर, ये गलत बात। हाँ चलो, एक्सेप्ट मेज, मेज को छोड़ दें, मक्के को छोड़ दें, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, सॉरी विटामिन डी और ए ज्यादा होता है, बाकी एनर्जी फीड्स में नहीं होता है। क्या? विटामिन डी और ए जो है वो एनर्जी फीड्स में कम होता है, डेफिशिएंट होता है, बट मेज के अंदर डेफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है साहब। अब ये छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, कुछ खास नहीं है। मोलेसिस पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि मैं आपका ध्यान यहां पे लेके आना चाह रहा हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोलेसिस और बगेसिस में कोई आप लोगों में से बताना चाहे सर ये डिफरेंस होता है, कोई बताना चाहेगा? जब हम शुगर केन की प्रोसेसिंग करते हैं या रिफाइनिंग करते हैं, क्या करने के लिए? शुगर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? जब शुगर केन से हम शुगर बनाएंगे, उस टाइम पे इसका बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, और वो बाय प्रोडक्ट जो होता है वो एज एन स्वीटनर भी काम आता है, बहुत ही स्वीट होता है। शुगर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बाय प्रोडक्ट होगा वो भी स्वीट ही होगा, और उसको क्या बोलते हैं? मोलेसिस बोलते हैं। अब इस मोलेसिस का मैं क्या यूज कर लूं? आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ह्यूमन मैकेनिज्म के अंदर अमीनो एसिड जो बनता है, अमोनिया का अमीनो, और जो कार्बोहाइड्रेट वोलेटाइल फैटी एसिड में, और ये सॉरी आपका कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहे थे, तो कीटो एसिड वाला अमोनिया से मिला था, तो अमीनो, और कीटो एसिड का पीछे वाला एसिड, तो अमीनो एसिड, ऐसे हम लोगों ने याद किया था। और उस समय पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं यूरिया 100 ग्राम मिलाना चाह रहा हूं फीड के अंदर, एनिमल को देना चाह रहा हूं 100 ग्राम ऑफ यूरिया, तो उसके लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? वो मस्ट था, मैंने बताया था ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी होती है। इससे क्या मिल रहा था हमें? VFA और कीटो एसिड। और जो यूरिया यहां से दे रहे थे उससे क्या हो रहा था? अमोनिया, चलो उसका छोड़ो, क्या निकल रहा था आगे, इस पे ले लो काम की चीज। अमोनिया के साथ कीटो एसिड मिला था, तो क्या मिला था? अमोनिया से हमने याद किया था अमीनो,
अमोनिया से क्या, अमीनो, और ये एसिड के साथ जाके मिल रहा है तो अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड ऐसे बना लिया था एनिमल ने, और अमीनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और यूरिया को क्यों देते हैं, ताकि प्रोटीन बन जाए, और प्रोटीन सस्ते पैसे में बन जाए, मतलब चीप होता है ना यूरिया, उसको सोयाबीन ला के खिलाओगे तो महंगा पड़ेगा वो, तो ऐसे बन रहा था। आप बोलोगे हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन काम की बात क्या है, काम की बात ये है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कितने यूरिया के लिए कितनी एनर्जी जरूरी है, वो मेरा क्वेश्चन था। 100 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए कितना स्टार्च दे दूं, आप बोलोगे क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ यूरिया दिया तो बहुत ज्यादा अमोनिया हो जाएगी बॉडी में, और इससे प्रॉब्लम होगी एनिमल को। क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट भी साथ में दिया तो इससे जो कीटो एसिड निकल रहा है वो इस अमोनिया के साथ मिलकर के एमिनो एसिड बना लेगा, फिर है परफेक्ट, प्रोटीन बनता रहेगा। बट अगर आपने सिर्फ यूरिया दे दिया और इसके बैलेंस में जितना प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो नहीं दिया, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा ही कीटो एसिड बन चुका है, बहुत ज्यादा कीटो एसिड बन चुका है, बट यूरिया बहुत ही कम है, अमोनिया थोड़ा सा निकला है, तो ये कीटो एसिड है, ये वेस्ट ही हो रहा है बेसिकली, ये भी प्रॉब्लम ही करेगा आगे जाकर के, हो सकता है एसिडोसिस कर दे। तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये क्वेश्चन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और मैंने बोला था इसको रट लेना अच्छे से। नहीं याद किया आप लोगों ने अभी भी? 100 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनिमल की बॉडी में, क्वेश्चन आ गया अब आपकी स्क्रीन पे। अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है आप लोगों ने। हाँ जी, कितना किलोग्राम ऑफ स्टार्च चाहिएगा 100 ग्राम ऑफ यूरिया को अच्छे से यूटिलाइज करवा के एमिनो एसिड में चेंज करने के लिए? क्या कर रहे हो, ऐसे तो बात नहीं बनेगी किसी की भी, ऐसे तो बात बिल्कुल खराब हो जाएगी। इतना आपको डिटेल में इतनी आराम से इतनी कम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो ये सरासर कमी है आपकी, और फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज्यादा वैसे मुझे नहीं लगता कोई ले सकता है, लेनी चाहिए आपको। 1 किलोग्राम स्टार्च चाहिए इस 100 ग्राम ऑफ यूरिया को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे यूरिया से बनता है एमिनो एसिड, जिससे प्रोटीन बनता है। यूरिया को प्रोटीन बनाने के लिए देते हैं, और स्टार्च जो है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वहां से निकलता है क्या, कीटो एसिड, और यूरिया से निकलता है अमोनिया। अमोनिया और कीटो एसिड मिलते हैं तो अमीनो एसिड बनता है, जिससे प्रोटीन बनता है फाइनली। बट आपको यही नहीं बताया कि कितने यूरिया में कितना स्टार्च चाहिएगा, तो फिर तो क्या ही बात कर सकते हैं। चलिए, डिमोटिवेट कर दिया आज तो, आप लोगों ने बड़े अच्छे आंसर देते थे, आज क्या होगा पता नहीं। चलिए एनर्जी फीड्स की बात करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, सीरियल ग्रेन्स में क्या कमी होती है, डी विटामिन ए और डी में कम होता है, बट मेज के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है साहब, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मोलेसिस की हम बात कर रहे थे, जब शुगर केन से हम रिफाइन करके शुगर निकालते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे स्वीटनर मिल जाता है, जिसमें शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है। कौन? मोलेसिस उसको बोल देते हैं। जबकि ये गन्ने वाला ऐसे घुमाते हैं उसको गोल गोल, जो फाइबर बच जाता है, सिर्फ फाइबर, उसको बोलते हैं बगेजिस। बगेजिस मतलब हरियाणा वाला है तो कोई तो समझ जाएगा, मतलब भगा दो उसको, काम का नहीं है, फाइबर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट उसमें कम रहता है, बट मोलेसिस में ज्यादा रहता है। तो यूरिया को मैं बगेजिस के साथ मिलाऊं या फिर मोलेसिस के साथ मिलाऊं? क्योंकि मैंने बताया यूरिया के साथ अगर 100 ग्राम यूरिया है तो उसमें 1 किलोग्राम ऑफ स्टार्च होना चाहिए। तो एनर्जी का देना बहुत ज्यादा जरूरी है यूरिया में, एनर्जी का देना यूरिया में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उससे वाकई में आपको प्रोटीन बनाना है तो एक अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बगेजिस में मैंने आपको बताया फाइबर कंटेंट ही होता है, एनर्जी नहीं होती है। तो हम क्या मिलाएंगे इसके साथ? मोलेसिस को मिलाएंगे, और मोलेसिस में 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको मोलेसिस को यूरिया के साथ मिला करके वाटर में डाल देते हैं, उसमें विटामिन मिनरल डाल देते हैं, उसको लिक्विड वाला बोलते हैं, और उस लिक्विड को फीड पे डाल देते हैं। आप सोच रहे हो सर लिक्विड पिलाओगे, नहीं पिलाएंगे, फीड के ऊपर ही डालेंगे उसको, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, यहाँ पे लिखे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट अभी फिलहाल समझ लो। मोलेसिस में इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, रिच इन मिनरल होता है, क्रूड प्रोटीन कमी होता है 5 to 6%, used with urea in ruminant diets, can be included up to 10% in concentrate mixture। ठीक है जी, अगर बहुत ज्यादा हायर लेवल दे दोगे तो डाइजेस्टिव इश्यू हो सकता है, क्योंकि स्वीटनर के तौर पर भी यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इतना ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम हो गई। वैसे ज्यादा तो कोई भी चीज दे दो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बड़ा जनरल सा कॉमन सा पॉइंट है, कोई याद रखने वाली बात नहीं है इतनी, ठीक है। अब हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है? फैट में, 2.25 टाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों?
क्योंकि फैट का जो मोलिक्यूल होता है जब वो मेटा ऑक्सीडाइज होता है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है पर ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है 4। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2.25, इसलिए 2.25 एनर्जी होती है किसमें, फैट में, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए टीडीएन जो निकालते हैं, टीडीएन में जो ईथर एक्सट्रैक्ट होता है, ईथर से ही एक्सट्रैक्ट करके फैट निकालते हैं ना, तो ये जितना भी आएगा ये फैट को डिनोट करेगा। और टीडीएन में सिर्फ यही एक वैल्यू ऐसी है जिसको 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फैट की जो एनर्जी वैल्यू है वो एनर्जी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए फैट, ठीक है जी। बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू सेम होती है, तो उसको सिंपली हम डाइजेस्टिबल प्रोटीन लिख देते हैं, उसमें डीसीपी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा है। बाकी कुछ ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा। प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ग्रेटर देन 20% होगा इसमें, क्रूड फाइबर लेस देन 18% होगा, डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। प्रोटीन टाइप क्या होता है, एक तो ट्रू प्रोटीन होता है, एक होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। क्योंकि अगर किसी को याद हो, हमने पढ़ा था, चलो अब आप लोगों को तो वैसे कुछ याद तो है नहीं, इसलिए मैं पिछले लेक्चर्स की बात नहीं करता, तो सिंपल आप इसको समझो। जो हम सिंपल नाइट्रोजन थी उसको मल्टीप्लाई करते थे 6.25 से, क्यों करते थे सब कुछ बताया था, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को कुछ भी याद होगा। तो नाइट्रोजन को 6.25 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, कैसे, ये 100/16 का फैक्टर बताया गया था। बट इतना याद रखें, नाइट्रोजन को अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं ना, 6.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये चीज कंसीडर कर रहे हैं जितना भी नाइट्रोजन था सारा का सारा नाइट्रोजन प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच नहीं होती है? सारा का सारा नाइट्रोजन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए, लेकिन हम तो फार्मूले से यही निकालते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रूड प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये क्रूड है, इसकी ये रियल वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि काफी सारा नाइट्रोजन जो होता है वो फ्री फॉर्म में भी पड़ा रहता है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। हम उसको भी 6.25 से मल्टीप्लाई करके प्रोटीन की वैल्यू निकालते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रूड प्रोटीन। अब बाकी का जो नाइट्रोजन बच गया, जो फ्री फॉर्म में होता है, अगर उसकी मैं बात करूं तो अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूं आपको, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, प्रोटीन टाइप में ट्रू प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जो है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मतलब वो नाइट्रोजन जिसने प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं किया, वो नाइट्रोजन। अगर इन दोनों को मिलाकर के अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये क्रूड प्रोटीन है? ये वाला हिस्सा भी मिला देते हैं ना उसमें, तो क्रूड प्रोटीन होगा। और उसमें से ट्रू प्रोटीन निकाल देंगे तो हम ये एग्जैक्ट बता रहे हैं कि यार ये वाली नाइट्रोजन है, इसने फ्री फॉर्म में इसने प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट आगे जब पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजों में काम आएगा, और ये डायरेक्टली फैक्चुअल पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, तो बार बार यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो प्रोटीन प्लांट से भी मिल सकता है, जैसे कि केक्स के अंदर मिलता है आपको, ग्राउंडनट केक, आपका कॉटन सीड केक, सीसम के अंदर होता है काफी अच्छा प्रोटीन, हाई लेवल होता है सीसम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। सीसम केक के अंदर बहुत अच्छा अमाउंट होता है प्रोटीन का, कितना होता है बताएंगे। एनिमल ओरिजिन, फिश मील, मीट एंड बोन मील, ब्लड मील, ये सबको पता है कि इनके अंदर प्रोटीन होता है। सिंगल सेल प्रोटीन, अगर हमने, आप पता नहीं शायद यूपीएससी वाले बच्चों का था वो लेक्चर, बट हमने सिंगल सेल प्रोटीन को डिस्कस किया था जब हम देख रहे थे कि लेटेस्ट एडवांसेस इन प्रोटीन, उसमें हम देख रहे थे कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेज भी ढूंढ रहे हैं प्रोटीन के, वही प्लांट को, वही बार बार रिसोर्सेज को खत्म नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एज वेल। तो उसमें हमने पढ़ा था सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि ये प्लांट तो नहीं है बेचारा, एनिमल भी नहीं है, तो ना ही लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं इसको। हाँ, ये कुछ हमें दिखे कि सिंगल सेल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते रहते हैं, प्रोटीन बनाते रहते हैं, तो उनको हम एज एन प्रोटीन सोर्स काम में ले सकते हैं। कुछ इस तरह का ये, जैसे ह्यूमन के माइक्रोब होते हैं ना, वो नाइट्रोजन से क्या करते हैं, अमीनो एसिड बनाते रहते हैं, अमोनिया से और कीटो एसिड से, कुछ ऐसे ही होते हैं, एग्जैक्ट वो ऐसे नहीं होते हैं, बट भावना समझ रहे हो, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो ध्यान से। सोयाबीन मील में प्रोटीन तो अच्छा खासा होता है, और प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, बट सोयाबीन के अंदर एक अमीनो एसिड कम होता है, काफी डेफिशिएंट होता है सोयाबीन उस अमीनो एसिड में, इसलिए उस अमीनो एसिड को बाहर से सप्लाई किया जाता है, सिंथेटिकली उसको दिया जाता है। कौन सा अमीनो एसिड होता है वो क्वेश्चन आएगा सीधा। सोयाबीन पे अगर आप किसी एनिमल को रख रहे हैं तो उस एनिमल में मिथियोनिन की कमी होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सिंपल है, वो ये बोलेंगे सोयाबीन ही खिलाया है आपने उसको, उसके बाद
उस एनिमल में, उस पर्टिकुलर स्पीसीज में कौन सी डिसीज होगी। और आप ये पहले से पढ़ चुके होंगे कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज में मिथियोनिन की वजह से ये कमी होती है, ये कमी होती है। ठीक है, आप लोगों को सब पढ़ाया था सिस्टीन मिथियोनिन क्या कैसे काम करता है, शिप का, वूल का, डाइसल्फाइड बॉन्ड सब ब्रेक, मतलब बॉन्ड क्या, आपने तो मेरा मोटिवेशन ब्रेक कर दिया बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमें तो फिर भी उतने ही उत्साह एक्साइटमेंट में पढ़ाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं इसका। हाँ, सोयाबीन वाला ये पॉइंट याद रखना, किसमें होता है, इसमें जो अमीनो एसिड होता है, देखो सोयाबीन का मतलब प्रोटीन जाता है, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, लेकिन खास बात क्या है, इसमें एक अमीनो एसिड कम होता है, और ये मिथियोनिन अगर कम हो जाएगा तो क्या कोई मेरे को बता सकता है क्या किस स्पीसीज में मिथियोनिन की कमी से क्या हो रहा था, कौन सी मिथियोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से किस स्पीसीज में क्या डिसीज हो रही थी। बहुत अच्छे से पढ़ा था, 10 बार बताई थी बात, फिर भी याद नहीं आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, मोटिवेशन खराब करते लेकिन आप टीचर का बिल्कुल। मीट एंड बोन मील में बैंड इन सम रीजन ड्यू टू बीएससी रिस्क। बीएससी क्या होता है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। यस, इसको इंसेफेलो का वर्ड का मतलब क्या होता है, माइंड की बात कर रहे हैं, पैथी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसके अंदर, खत्म हो गया है, मतलब सॉफ्टन हो गया है, डैमेज हो गया है कुछ ना कुछ, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके अंदर। ठीक है, इसको मैड काउ डिसीज बोलते हैं। और ऐसा देखा गया है, यूरोपियन जो यूनियन है उसने तो बैन कर दिया इसको, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कि हम मीट और बोन मील जो है वो नहीं देने देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी का रिस्क है, मैड काउ डिसीज हो जाती है। लगा लीजिए किसी काउ में डिसीज थी, उसका बोन या मीट आप लेकर के उसका मील बना रहे हो और वो मील आप किसी दूसरे एनिमल को खिला रहे हो, तो उससे पूरे चांसेस हैं कि उस एनिमल को भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी उसमें हो सकती है। ठीक है जी, इतनी सी बात बताना चाह रहे थे। मस्टर्ड केक के बारे में खास बात क्या है, इसमें यूरिक एसिड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये डेंजरस होता है थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चला जाए तो इसका लिमिट में ही इंक्लूजन करते हैं इसको। जो मेन कंसंट्रेट मिक्सचर होता है उसका सिर्फ 10 to 12% पार्ट ही रखते हैं, किसको, मस्टर्ड केक को। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है। दो क्वेश्चन बनते हैं, मस्टर्ड केक में क्या ऐसा होता है जो नुकसान कर सकता है, इसलिए उसको 100% कंसंट्रेट के तौर पे नहीं दिया जाता, यूरिक एसिड होता है। दूसरा क्वेश्चन, मस्टर्ड केक के अंदर यूरिक एसिड होता है तो इसमें जो टोटल कंसंट्रेट देते हैं उसका कितना % मिला सकते हैं हम, किसको, मस्टर्ड केक को कितना % मिला सकते हैं, 10 to 12% मिला सकते हैं। ठीक है जी, एक जनरल सी बात है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्लड मिल में क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, वो भी जो थे यहां पे। अब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्सेज की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए एनपीएन क्या होता है। मतलब वो नाइट्रोजन जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम नहीं कर रहा है, जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। ऐसा भी नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन ही होता है, वो प्रोटीन का हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर सारे नाइट्रोजन को प्रोटीन का पार्ट मान लोगे तो वो क्रूड प्रोटीन निकलेगा। क्रूड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो ट्रू प्रोटीन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रू प्रोटीन में क्या होता है, जितनी भी नाइट्रोजन होती है सारी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन क्या बच जाएगी, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। यानी कि इसके एग्जाम्पल बता सकते हो, यूरिया हुआ, बाईयूरेट हुआ। आप क्वेश्चन आता है यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, क्या 46 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, 46 के आसपास, इतना भी नहीं करेंगे कि 46.31, 46.32, 46 भी आप याद रख लेंगे तो बड़ी बात है। ठीक है, बाईयूरेट में कितना होता है, कोई 35 बोलता है, कोई 40 बोलता है, 35% ज्यादातर हमने देखा है, ये 35% ज्यादातर बुक्स में मिलता है। फंक्शंस की बात करें, इट विल इंक्रीजेस द माइक्रोबियल ग्रोथ इन द ह्यूमन। कौन कर रहा है माइक्रोबियल ग्रोथ, कौन बढ़ा रहा है, नाइट्रोजन इन द फॉर्म इन फॉर्म्स अदर देन ट्रू प्रोटीन एंड पेप्टाइड। ये यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है मेरे को, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर दूंगा जब पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा, तो इतना कुछ खास पॉइंट नहीं है। यूरिया एनपीएन सप्लीमेंटेशन गाइडलाइन, भाई यूरिया या बाईयूरेट या कोई भी नॉन प्रोटीनेशियस नाइट्रोजन कंपाउंड, एनपीएन कंपाउंड, अगर आप डाइट में एनिमल को देते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होते हैं। ऐसे नहीं कि मन कर रहा है तो एक कट्टा भर के आज दे दिया, लो भाई खिला देते हैं, सारा पहलवान बन जाएगा, अंडरटेकर बन जाएगा सुबह तक, नहीं। उसका क्या होता है, एक परसेंटेज होता है कि डाइट में आप 3% ही डाल सकते हैं। अगर ड्राई मैटर इनटेक है, ड्राई मैटर में 4% डाल सकते हैं, कंसंट्रेट है तो उसमें कितना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ड्राई मैटर में कम रहेगा, कंसंट्रेट के साथ थोड़ा ज्यादा मिला सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा,
कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा है। क्या ज्यादा है कंसंट्रेट में? एनर्जी ज्यादा है। और यूरिया में मिला रहा हूं और एनर्जी ज्यादा है, तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यूरिया को एनर्जी चाहिए होती है प्रॉपरली अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि यूरिया से निकलता है अमोनिया, और वो अमोनिया कीटो एसिड से जुड़ के अमीनो एसिड बनाता है। और वो कीटो एसिड आता है कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली एनर्जी है। तो कंसंट्रेट के साथ ये बोलना चाह रहे हैं अप टू 3% तक हम डाल सकते हैं कंसंट्रेट के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्ट लॉजिक नहीं था, बट ड्राई मैटर में कंसंट्रेट में मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाह रहा था, इसलिए मेरे को बताना जरूरी था यहाँ पे, ताकि याद रहे, वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कंसंट्रेट में अप टू 3% तक ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, बताओ 2%, 1%, 4%, 3%, कितना जाएगा? 3%। लेकिन बच्चे यहाँ पे भी गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं सर हमने 2% लगा दिया। क्यों? कि सर हमें याद आ रहा था कि 2% आपने पढ़ाया था, कुछ क्या पढ़ाया था? अरे वो मिनरल मिक्सचर पढ़ाया था, उसको क्यों लगा रहे हो? तो थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी होता है। क्लास में भी, कहीं बाहर जा रहे हो, वहां पे भी, एग्जाम में बैठे हो, थोड़ा सा ही एक्टिव होना पड़ता है। आपको दूसरे बच्चों से बहुत अलग और कुछ ऐसा नहीं होना होता शक्तिमान बन जाओगे, थोड़ा सा ही ज्यादा एक्टिव होना होता है। और थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होने से ही आपके रिजल्ट्स जो हैं वो काफी बेहतर बनने लग जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठिए। कंसंट्रेट में हम अप टू 3% डाल सकते हैं, डीएमआई में ड्राई मैटर इनटेक जो है उसमें अप टू 1% डाल सकते हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? टोटल नाइट्रोजन प्रोटीन नीड क्या है? अप टू 33%। क्या बोलना चाह रहा है ये? जो टोटल नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय प्रोटीन अप टू 30% है, यानी कि 1/3 ही डाल सकते हैं डाइट का हम प्रोटीन। इससे ज्यादा डाइट में ये तो मैक्सिमम बोल दिया, 1/3 ही हम ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं, उससे ज्यादा प्रोटीन नहीं दे सकते हैं उसमें। अगर दे भी दोगे तो वेस्ट हो जाएगा। एनिमल मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आप सुबह शाम पाउडर ही खा रहे हो, रोटियां तो खा नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हो। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा मैं रुक के बताऊंगा, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट अभी लेकिन आप सुनते चले जाएं, ठीक है। साल्ट का परसेंटेज पूछा जाता है तो 0.5% होगा। स्ट्रो का पूछा जाता है, स्ट्रो का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम 4% तक मिला सकते हैं, ठीक है जी। नॉन बेनिफिशियल इफ टोटल मिक्स्ड राशन, टीएमआर इसको बोलते हैं। अगर टीएमआर भी लिखा मिले तो टोटल मिक्स्ड राशन की बात कर रहे हैं। टीएमआर सीपी इज ग्रेटर देन 13%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टीएमआर, मैंने पहले भी बात करी थी आपसे, जो अगर मान के चलिए परफेक्ट जो ऑप्टिमम होता है वो 13% के आसपास आप मान लीजिए, और 13% में आपने सारा का सारा एनिमल को फीड दे दिया, नेचुरल फीड से ऐसा फीड दे दिया लेग्यूमिनस, जो सारा का सारा जो प्रोटीन कंटेंट है वो ही एनिमल को दे रहा है। तो उसके बाद जो आप यूरिया दे रहे हैं उससे चलो मान लिया एमिनो एसिड बन भी जाता है, तो वो अब्जॉर्ब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना एक टाइम में चाहिए था एनिमल को उतना तो नेचुरल फीड से वो निकाल चुके हैं। तो यूरिया तो आप ऐसे ही दे रहे हैं। अगर यूरिया का हो जाएगा तो उस फीड का नहीं हो पाएगा, तो वो एफिशिएंसी नहीं है, वो इकोनॉमिकल, मतलब वो फाइनेंशियल लॉस ही है एक तरह से, ठीक है। और एनिमल को भी आप बिना बात के यूरिया दे रहे हो, तो इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो। अगर टीएमआर सीपी इज क्रूड प्रोटीन इज ग्रेटर देन 13%, 13% तक फिर भी चल जाता है। 13% से अगर ज्यादा टीएमआर है, सीपी का, टीएमआर का मतलब सब कुछ आ जाता है टोटल, ये टोटल मिक्स्ड राशन में, बट ये टीएमआर के आगे सीपी लिख रहा है, क्रूड प्रोटीन की बात कर रहा है। अगर टीएमआर में टोटल मिक्स्ड राशन में मोर देन 13% क्या है? क्रूड प्रोटीन है। अरे राशन के अंदर ही मोर देन 30% प्रोटीन आपने दे दिया, तो यूरिया मिलाई क्यों रहे हो फिर? प्रोटीन तो उसकी डाइट में है सफिशिएंट। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह से प्रोटीन ले लेगा, उसकी रिक्वायरमेंट जितनी उतना ही लेगा, बाकी को बाहर निकाल देगा। ये बात बोलना चाह रहे हैं। अब ये यहां से फैक्ट बनते हैं कुछ, ये 13% वाला ध्यान रखिएगा, 3% वाला ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम परमिसिबल जो लेवल होते हैं एमपीएल, मैक्सिमम परमिसिबल लेवल किसके? यूरिया के। अब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है ये? पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ एनिमल। अगर 100 kg बॉडी वेट किसी एनिमल का है या 200 है तो उसमें फिर हम 100 के हिसाब से देख रहे हैं, ये दोनों ही बातें हैं। तो 100 kg ऑफ बॉडी वेट में हम कितना दे सकते हैं? 27 ग्राम दे सकते हैं। वो बोलेंगे सर हम तो उसमें देख ही नहीं रहे, हम तो छोटे बच्चे में देख रहे हैं, बिल्कुल अभी 7 मंथ का हुआ है, ह्यूमन उसका डेवलप किया अच्छे से। अच्छा बनेगा, ठीक है। तो 10 kg के हिसाब से बता दो, 2.7 ग्राम हो जाएगा। बेसिक सी बात है, मतलब लेकिन हम रूमिनेंट्स में करते हैं, लार्ज एनिमल्स में निकालते हैं, क्योंकि रूमन जिसमें होता है उसमें ही काम करता है वो, और उसमें भी रूमन डेवलप होने के बाद अच्छे से तो निकालते हैं, तो उनका वेट इतना ज्यादा हो जाता है। तो पर 100 kg के अकॉर्डिंगली हमने निकाला हुआ है 27 ग्राम होता है। किसमें? अडल्ट काऊ की बात चल रही है। इसमें कितना होगा? 100 ग्राम पर डे दे दो, या फिर अगर ऐसे देना है आपको, अगर आप बोलो कि सर 100 नहीं, हमारे तो ज्यादा है थोड़ा सा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, आप बोल रहे हो कि 500 वेट है सर,
हमारे पास जो काऊ है उसका 500 kg है, हमारा 100 ग्राम पर डे से काम नहीं चल रहा, हमें दूसरा तरीका बताओ। तो दूसरा तरीका क्या है, 100 ग्राम में 27 है तो 500 में कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आ जाएगा, ये आएगा ना, 135 ग्राम आ जाएगा पर 500 kg। ठीक है, तो याद क्या रखना है, या तो ये तो बड़ी जनरल बात हो जाएगी 100 ग्राम पर डे दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये 27 ग्राम पर 100 kg हम दे सकते हैं अडल्ट काऊ में। फिर 10 ग्राम पर डे दे सकते हैं, अगर ऐसे ही बात करना है 10 गुना कम दे रहे हैं, किसमें, बकरी में, गोट में 10 गुना कम दे रहे हैं, क्या, पर डे के हिसाब से देंगे भी सही, क्योंकि 10 गुना छोटी भी होती है। ठीक है, क्योंकि पर केजी के अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहा ना, पर केजी तो हो सकता है सेम मिल जाता, बट अगर डे में रो ऐसे देने की बोल रहे हैं डायरेक्टली, तो अडल्ट काऊ में 100 ग्राम और गोट में 10 ग्राम तक दे सकते हैं। ठीक है जी। टॉक्सिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, याद कर लो अभी के अभी। अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर आपने बहुत ज्यादा यूरिया दे दिया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोल्ड वाटर, गर्म पानी नहीं, कोल्ड वाटर देंगे, 45 लीटर कोल्ड वाटर फॉलोड बाय 2 to 6 लीटर्स ऑफ 5% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पहला, ये तो याद होना ही चाहिए, और कितने परसेंट होना चाहिए, 5% होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। अगर 5% याद नहीं है, कोई 10, 15, 25 दे दिया तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो एसिटिक एसिड तो पता ही होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक बात है। उसमें भी क्या पता होना चाहिए, 5%, और उसमें भी क्या पता होना चाहिए, हमें 2 to 6 लीटर तक एसिटिक एसिड यूज करना है। कितने वाटर में, 45 लीटर वाटर में। कोई बोले 90 लीटर वाटर में कितना यूज करेंगे, तो इसको डबल कर दो, 4 to 12 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए 2 to 6 लीटर एसिटिक, 5% एसिटिक एसिड इन 45 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करेंगे, उसको एनिमल को पिला देंगे, तो यूरिया से जो टॉक्सिसिटी हो रही थी वो कम हो जाएगी। ये कुछ खास नहीं है, ये चीज आप लोगों के लिए लिखी हुई है, किसी को जानना हो पहचानना हो। ये देख लेना, जो ग्लूटेन होता है वो प्रोटीन रिच बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोटीन रिच बाय प्रोडक्ट होता है। जब हम ग्रेन से स्टार्च का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें एज एन बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, ग्लूटेन, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ये सारे वो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी प्रोसेसिंग जब करते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में ये निकल जाते हैं। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उससे काफी सस्ते पड़ जाते हैं अपने को, ये कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनरल सप्लीमेंट की बात कर लूं, मिनरल सप्लीमेंट्स की अभी पिछली लेक्चर्स में याद करते हुए आए हैं, मिनरल कितने टाइप के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो या ट्रेस भी बोल देते हैं उनको। ट्रेस क्यों बोला था, क्योंकि ढूंढना पड़ता है, इतनी कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी में, इसलिए हमने उसको ट्रेस भी बोल दिया था। ठीक है जी। मैक्रो का मतलब क्या होता है, क्या बड़ा साइज है क्या, नहीं। न्यूट्रिएंट को जब हम क्लासिफाई कर रहे थे, हमने मैक्रो और माइक्रो 2 वर्ड का यूज किया था, या मेजर भी यूज किया था मैक्रो की जगह हमने। तो या हम न्यूट्रिएंट्स को ही मैक्रो और मेजर बोल रहे हैं, सॉरी मैक्रो या माइनर बोल रहे हैं, या फिर जो उसमें फर्दर मिनरल्स जो आए थे न्यूट्रिएंट्स में, उनको हम मेजर या ट्रेस बोल रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही था, साइज का कोई लेना देना नहीं है, साइज कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्वांटिटी अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहिए तो वी कॉल इट मेजर और मैक्रो, और क्वांटिटी बॉडी को कम रिक्वायर्ड है वो चीज, तो वी कॉल इट माइक्रो। ठीक है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्लासिफिकेशन आपको। विटामिन, हाँ सॉरी, मिनरल मिक्सचर, ये याद कर लेना अच्छे से। मिनरल मिक्सचर कितना होता है, फीड का 2% होता है, डायरेक्ट आएगा 1 2 3 4, 2% जाएगा। यूरिया कितना मिला सकते हैं, 1 2 3 4, कितना जाएगा, 3% चला जाएगा। ठीक है साहब। ल्यूसर्न की खास बातें बताई थी मैंने आपको, क्या, लेग्यूमिनस है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, इसको अल्फा भी बोलते हैं। 2 बातें और थी, कोई बताना चाहेगा ल्यूसर्न के बारे में? हाँ जी, पेरिनियल होता है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, काफी साल तक ग्रो करता रहता है। हम इसको कट करते रहेंगे, फिर से ग्रो कर जाएगा, फिर कट करेंगे, फिर से ग्रो कर जाएगा, काफी सालों तक ऐसे ही ग्रो होता रहता है। एक मोनोकार्पिक प्लांट भी बताया था, बट वो भूल जाओ, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मोनोकार्पिक। मेन अपना क्या रहता है, एनुअल, बाय एनियल, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पेरिनियल। ठीक है, उसका हमने एग्जाम्पल में देखा था ल्यूसर्न, उसका दूसरा नाम था अल्फा। ठीक है सर। अब हमने देख लिया मिनरल मिक्सचर, देखो MMA लिखते हैं मिनरल मिक्सचर को, ऐसे ही 2 वर्ड आ रहे हैं, मतलब 2% है। ठीक है, ये तो वैसे याद होता ही है सबको। विटामिन सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमने बताया था ADEK, ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल की वाटर सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऐसा। विटामिन C, नींबू पानी,
वाटर सोल्यूबल होता है, और उसके साथ और क्या होता है वाटर सोल्यूबल? बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। बी होता है। ठीक है जी, वेरी गुड। विटामिन बी इज सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन माइक्रोब्स। ठीक है। ग्रीन फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। ग्रीन फोटो जो होता है ऑब्वियसली ग्रीन, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, यूपीएससी में मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, उसमें क्या था, जब ग्रोविंग ऑफ काव्स हम देखते हैं, ग्रोविंग ऑफ काव्स में हम उसको न्यूट्रिशन क्या क्या देते हैं, तो सबसे पहला हम काव से स्टार्ट ही नहीं करते, डैम से स्टार्ट करते हैं। उसके पैदा होने से पहले इसको न्यूट्रिशन देते हैं। कैसे? डैम को दे करके। उसमें हम बोलते हैं कि ग्रीन सकुलेंट फोडर हम डैम को खिलाते हैं। क्यों? ताकि जो कोलोस्ट्रम हो काविंग के बाद, जब वो बच्चा बाहर आ जाए, जब वो कोलोस्ट्रम रिसीव करे, तो उस कोलोस्ट्रम के अंदर विटामिन ए, डी, ई, ये तीनों ज्यादा होने चाहिए। वो बहुत जरूरी होते हैं यंग काव के लिए, ये विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रीन सकुलेंट फोडर भी खिलाते रहते हैं, ताकि वो कोलोस्ट्रम में विटामिन ए, डी, ई मिल करके आ जाए और उसका काम चल जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट उस हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बड़ा जनरल लग रहा है। ग्रीन फोडर इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन। ठीक है, ए, डी, ई ये ज्यादा होते हैं इनमें। ठीक है, अब बात कर लो एडिटिव्स की। यहाँ पे पेन पेंसिल लेकर के बैठना, थोड़ी एक दो चीजें एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करवा दूंगा, आपके काम आएंगे वो। एडिटिव्स में नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं एडिटिव। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉन न्यूट्रिटिव ही होगी, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ विटामिन भी होते हैं जिनको हम डाल देते हैं। चलो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, आप भी इरिटेट हो जाओगे, बट मेन बात क्या है, एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स वो सब्सटेंसेस, वो प्रिपरेशंस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड के अंदर मिलकर के एनिमल की बॉडी में जाकर के, जो फीड के अंदर मिलकर के या एनिमल की बॉडी में जाकर के क्या करते हैं? डाइजेस्टिबिलिटी और अब्जॉर्प्शन दोनों को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल सुन लो मैंने ऐसा क्यों बोला। वो सब्सटेंसेस, वो प्रिपरेशन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिपरेशन क्या होती है? क्या होती है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन आपका योगर्ट होता है। आपके लिए मैं बता देता हूं, ये क्या है? प्रिपरेशन है। क्या होता है? ये प्रोबायोटिक है कि ये प्रीबायोटिक है? कौन बताएगा? और मैंने दूसरा बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है यहां से। अच्छा, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? जल्दी बताओ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक नॉर्मल प्रिपरेशंस हैं, जो कि अपने इंटेस्टाइन के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाकर के सीधा बाईपास करके, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते बॉडी से, और सीधा इंटेस्टाइन में जाकर के जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और वो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाकी के पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है साहब, ये बात समझ में आई। वो प्रिपरेशन हुई। और जो एक हम करते हैं कि सीधा जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डायरेक्ट ही एनिमल को दे देते हैं, बजाय कि जो ऑलरेडी एनिमल की गट में है, इंटेस्टाइन में है, उनको कुछ प्रिपरेशन देने के। तो एक का नाम होता है प्रीबायोटिक, एक का नाम होता है प्रोबायोटिक। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप ऐसे समझे, बायोटिक का मतलब लिविंग, प्रो मतलब प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल लिविंग, मतलब हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्रोफेशनल काम करते हैं जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रीबायोटिक का मतलब, यहां पे भी आप बोलोगे बायोटिक का मतलब तो लिविंग है सर, अब इसको नॉन लिविंग बना के दिखाओ, आपने प्रिपरेशन बोला था। तो प्री का मतलब, बायोटिक मतलब लिविंग, और प्री मतलब लिविंग से पहले क्या होता था? लिविंग से पहले तो डेड ही होता था सब कुछ, वो पानी बन रहा था, समुद्र बन रहा था। तो प्रीबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगी ये चीज। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एडिटिव्स में कुछ एग्जांपल्स की। एंटीबायोटिक कोई मेरे को बताना चाहेगा? कोई एंटीबायोटिक्स जो एडिटिव्स में यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? मोनेंसिन। मोनेंसिन, ठीक है। क्या है ये मोनेंसिन? आइनोफोर है, नॉन आइनोफोर है, या बीटा एगोनिस्ट है ये? कोई बात नहीं। आप लोगों का मैंने लेक्चर लिया नहीं क्या ये एडिटिव पे अभी तक? नहीं सर। आपने सभी लेक्चर्स देखे हैं ना अभी तक? चलो कोई बात नहीं, अभी तक ये लेक्चर हुआ नहीं है आपका, शायद वो दूसरे बैच में हुआ था, उसका मेरे को ध्यान में आ गया। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो रेक्टोपामाइन भी होता है, एक मोनेंसिन होता है, एक टाइलोमाइसिन होती है, एक वर्जिनियोमाइसिन होता है। तो वर्जिनियोमाइसिन जो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं इसका, एंटीबायोटिक्स का। वर्जिनियोमाइसिन क्या करता है? ये जो ह्यूमन
में पूरा का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, रुमिनल मैकेनिज्म को ऐसे शिफ्ट कर देता है जिसकी वजह से जो प्रोपियोनेट है उसका मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है, बाकी के माइक्रोब्स को डिप्रेस कर देगा और जो माइक्रोब्स प्रोपियोनेट को बना रहे थे उनको क्या कर देगा, इनहांस कर देगा। अब आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, प्रोपियोनेट समझ में नहीं आ रहा। लगा लीजिए फीड था, उसके अंदर था कार्बोहाइड्रेट, फीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलता है, वोलेटाइल फैटी एसिड, और वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं तीन तरह के, ए, बी और पी। पी का मतलब क्या था, ए फॉर एसिटेट ब्यूटायरेट प्रोपियोनेट, या एसिटिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड बोल दूं या प्रोपियोनिक एसिड बोल दूं। तो ये प्रोपियोनेट वाले मैकेनिज्म को बढ़ा देती हैं। और क्यों बढ़ा रही हैं, फीड एडिटिव्स में बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो फायदा ही कर रही होंगी। प्रोपियोनेट में जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर प्रोपियोनेट का ही सारा फॉर्मेशन होगा फीड से, या बहुत ज्यादा मैक्सिमम यही बनेगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो एनिमल जल्दी ग्रो करेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बस एक छोटी सी एंटीबायोटिक तो खिलानी पड़ रही है उसको, और वो एंटीबायोटिक का नाम क्या था, वर्जिनियोमाइसिन। ठीक है जी, ये भी आइनोफोर्स की तरह ही काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट कोई बताना चाहिए फीड के अंदर जो मिलाते हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा, नाम दिया जाएगा इथोक्सिक्विन। बताओ ये फीड एडिटिव है, ये क्या है, ये क्या एंटीऑक्सीडेंट है, क्या क्या एंटीबायोटिक है, क्या है ये, या प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है। इथोक्सिक्विन इज एंटीऑक्सीडेंट। और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट कोई याद आ रहा हो किसी को, हाइड्रोक्सी टोल्यून करके होता था कुछ, बी करके, BHT होता है, ठीक है, BHT और इथोक्सिक्विन, ये काफी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एज एन फीड एडिटिव मिलाए जाते हैं। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है इथोक्सिक्विन क्या है, या फिर BHT क्या है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि क्या है। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एज एन फीड एडिटिव मिलाए जाते हैं। ठीक है साहब, बफर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर्स में अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है, किसी को याद आया कुछ, ब्रॉयलर्स में, ब्रॉयलर फीड में मिलाते हैं उसको कलर इनहांसमेंट के लिए, जेंथोफिल, जो कौन सा कलर देता है, याद रखना ये दोनों चीजें, येलो, लिख लो इसको, लिख लेना, जेंथोफिल जो कौन सा कलर देता है ब्रॉयलर फीड में, येलो कलर देता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं कि कलर के लिए कौन सा एडिटिव यूज किया जाता है ब्रॉयलर फीड में, क्या आंसर जाएगा, जेंथोफिल जाएगा। कौन सा कलर, येलो कलर होता है उसके अंदर। ठीक है जी, ऐसे एंजाइम, हार्मोन्स और मेडिसिन्स का भी हम यूज करते हैं जो कि अनइथिकल है बिल्कुल। उसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक जो हम नॉन थेरेपेटिक डोज में यूज करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, AMR हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाती है, वो प्रॉब्लमेटिक है। हार्मोन जो यूज करते हैं उससे वो भी अनइथिकल है, क्योंकि वो हार्मोन जो एनिमल में डाल रहे हैं उनकी जल्दी ग्रोथ हो रही है। और जस्ट सपोज कि कोई फैमिली है जो रोज चिकन खाती है सुबह और शाम, और वो जो चिकन रेज किए गए हैं वो हार्मोन दे करके जल्दी रेज किए गए हैं, कोई और चीज खाते हैं, वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो हार्मोन इंजेक्ट करके उसको जल्दी ग्रो किया गया है। तो जो डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो कि एकदम से दिखता नहीं है, जो 20-30 साल बाद दिखता है, वो चीजें अनइथिकल मानी जाती हैं। ठीक है जी, हार्मोन वही जो जनरल से हार्मोन होते हैं, कोई अलग से हार्मोन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो जनरल हार्मोन को इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जिसका पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस। अब आप लोगों को बोलना है, आंसर आप लोगों को देना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये उत्तराखंड में पूछा गया है व्यू एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन फूडर इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट। क्या मेज प्रोटीन कंटेंट में होता है क्या रिच प्रोटीन? क्या ओट होता है क्या, कि सोरगम होती है, या ल्यूसर्न होता है? लूसन। मैंने 2-3 ही बातें बताई थी। 15 to 22% इसका प्रोटीन कंटेंट होता है। मैच्योर जो प्लांट होता है उसमें कम होता है, यंग प्लांट में ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है जी, और क्या बताया था, चलो अभी क्वेश्चन ही पूछते हैं सीधा, और क्या बताना है। अब फिर से उत्तराखंड वीओ में ये सेम एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। फॉलोइंग ट्री लीव्स आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड नेग्लिजिबल इन टैनिन कंटेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था, मतलब अभी थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो कवर नहीं हो रहा है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, या आप एक कॉमन सेंस है आपके अंदर, उस कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं, चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, इसका आंसर क्या जाएगा। तो यूजुअली आप सोच सकते हैं क्रूड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, नीम में तो ऐसा ही नहीं लग रहा है कि प्रोटीन कहां से मिलेगा। मैंगो में कुछ फील आ रहा है,
मतलब क्योंकि मैंगो हम जानते हैं, मैंगो का जो प्लांट होता है, मैंगो में या मैंगो के जो प्लांट में लीव्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है क्या? अगर होता तो हम दे रहे होते हैं एनिमल्स को, ठीक है साहब। अब गुआवा लीव्स, इसका भी आइडिया तो नहीं है मेरे को। मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा आपको पता है, साजिनी सजना बोलते हैं। ड्रम स्टिक। हाँ, ड्रम स्टिक अपेयरेंस होती है, वेरी गुड। ये बड़ा कॉमन होता है, जब मैं छोटा होता था हम गांव में जाते थे तो वो कुछ ऐसा होता था और उसके ऊपर है ना इमली से टाइप में रहता था, ऐसे येलो येलो कलर में, वो इमली से टाइप में ऐसे ऐसे येलो कलर में, ग्रीन कलर में, उसको क्या बोलते हैं? मोरिंगा, साजिनी सजना बोलते हैं इस प्लांट को। तो ये सबको नहीं पता होता, बट ठीक है, अभी याद रख लेना आप। मोरिंगा लीव्स के अंदर दो खास बातें हैं, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है लेकिन टैनिन बहुत कम है। अब बाकी के जो हमने प्लांट्स पढ़े हैं इनमें से हो सकता है किसी की लीव्स में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो बट उसमें टैनिन ज्यादा मिल सकता है। अब यहाँ पे ये याद करना था, इसमें पूरी राम कहानी तो सब प्लांट्स को पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हम, बोटेनी तो नहीं पढ़ सकते यहाँ पे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको फैक्चुअल याद करने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी होपफुली। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सर्व एज ए सोर्स ऑफ फॉस्फोरस फॉर द एनिमल? फॉस्फोरस मतलब एटीपी, एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है। मतलब कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि सोर्स ऑफ फॉस्फोरस नहीं है, जिससे एनर्जी नहीं मिलेगी? जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया था 2019 में। अब ये आंसर आप दोगे, आप सोचेंगे कितने हल्के क्वेश्चन पूछे हैं ऐसा। बोन मील में एनर्जी होती है क्या? होती है। मीट में एनर्जी होती है? होती है। लाइमस्टोन में? पता नहीं सर, पता नहीं। ठीक है। वीट ब्रान में? हाँ जी होती है। अरे लाइमस्टोन में तो कैल्शियम ही होता है, एनर्जी कहां से आ गई इसमें? ये तो सीधा आंसर जाएगा इसका, लाइमस्टोन। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व। अगर आपने जनरल सा आइडिया लिया था, जो आज के लेक्चर में हमने नॉर्मली पढ़ा है, एक जनरल सा आइडिया लिया है हमने, अब चलो ठीक है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन नहीं भी आया लगा लो, तो हमारा निकल रहा है ना लाइमस्टोन वाला, क्योंकि हमें पता है कि यार ये मील है, ये भी मील है, ये वीट है, वीट में वीट का ब्रान होगा, उसमें भी कुछ तो एनर्जी होगी, बट लाइमस्टोन में तो कैल्शियम ही होता है, इसमें एनर्जी कहां से आई? तो डायरेक्ट इसका ये सीधा सा आंसर चला जाएगा। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2023 में। द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एनिमल फीड। इनमें से जो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन है एनिमल फीड में? किसको एज एन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन यूज कर मतलब प्रोटीन यूज कर सकते हैं एनिमल फीड के अंदर? इन चारों में से प्रोटीन किसमें? गेहूं में प्रोटीन होता है क्या? सोयाबीन। सोयाबीन। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, वीट का हमें पता है एनर्जी का होता है, बार्ले का भी हमने पढ़ा है, अभी मेज का भी पढ़ा है, और सोयाबीन ही होता है। मतलब आप सोचेंगे कि सर कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताएं, थोड़े डेप्थ में चाहिए हमें। डेप्थ में तो पढ़ा देंगे, पढ़ भी लोगे, लेकिन क्वेश्चन जब इतने आसान आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो डेप्थ में जाकर के 10 दिन वेस्ट करने का फायदा नहीं है। जिस चीज को हम 5 मिनट में उस टॉपिक से निकल करके सारे आने वाले क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का, और जहां पे जाना होगा वहां पे हम जाएंगे। ओके, यूरिया शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन कंसंट्रेट मिक्सचर एट अ रेट ऑफ कितना? 2% जाएगा कि 3% जाएगा? 3%। 2% क्या जाता है? मिनरल मिक्सचर। सोल्ट कितना जाता है? 1%। 1%। 1 था कि 0.5 था? 1% था कि 0.5% था सोल्ट? चलो ठीक है, अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कई जगह पे इसको 1 भी लिखा जा सकते हैं, सही बोल रहे हैं। 0.5 भी, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या है। ठीक है, उसको 1 मिनट के लिए ड्रॉप कर देते हैं। चलिए, नाइस, अभी तक ठीक चल रहा है। अब ओडिशा पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2018-19 में। आप बोलोगे सर कोई एडमिशन लिया था क्या हमने? ये 18 या तो 18 में एग्जाम हुआ होगा या 19 में, ये दोनों क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? ये नॉर्मली होता है कि इनका नोटिफिकेशन 18 में आता है, एग्जाम 19 में होता है, तो इसको 18-19 वो लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इसमें पूछना चाह रहे हैं, वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन यूज्ड फॉर फीडिंग बफेलोज। इसमें से क्या लग रहा है आपको? टेलो क्या वेजिटेबल प्रोटीन है क्या? टेलो सबको पता है तो प्रोटीन। और राइस ब्रान की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो छोड़ ही दो। ग्राउंडनट ऑयल, सर लग रहा है कि 1 मिनट को सर, ग्राउंडनट केक जीएनसी पढ़ते थे तो कोई एक बार ऑप्शन देख लो पूरे। ग्राउंडनट ऑयल केक वेजिटेबल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, क्या आंसर जाएगा इसमें से? टेलो वेजिटेबल प्रोटीन है ना, लेकिन ये
कोई लॉजिक है तो लॉजिक बताओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा ऐसे कैसे, ऐसे बताऊंगा नहीं मैं। इसका लॉजिक है कोई? टेलो। यहाँ पे ये वेजिटेबल प्रोटीन क्यों बोल रहा है? वेजिटेबल का क्या मतलब? क्या सब्जी वाले प्रोटीन, सारे प्लांट वाले प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, नॉन वेज की बात नहीं कर रहे हैं? ऐसा है क्या कुछ? चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, अब इरिटेट हो जाओगे नहीं तो। उसको छोड़ दिया क्वेश्चन को, उसको आप पढ़ के आना, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कुछ थोड़ा सा होमवर्क लेके जाना। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आंसर जाएगा और क्यों जाएगा उसका आंसर। पीपीटी आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस पेरिनियल फोडर? लेग्यूमिनस जी, क्या आंसर है इसका? ल्यूसर्न। वेरी गुड। ल्यूसर्न में क्या है? ये लेग्यूमिनस भी है और ये पेरिनियल भी है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें क्या पूछा था ल्यूसर्न के बारे में? 80% प्रोटीन, है ना, बाकी एनर्जी वाले थे सारे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ए फीड स्टफ क्लासिफाइड एज ए रफेज इफ इट कंटेन्स, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, कोई भी फीड स्टफ है उसको रफेज कब बोलेंगे? 4 ऑप्शन है। मोर देन 3% ईथर एक्सट्रैक्ट तो पड़ता ही नहीं, छोड़ो सर, हम बात नहीं करेंगे इसकी, फैट फूड हमें नहीं पता फैट का क्या होता है। लेस देन 16% क्रूड प्रोटीन, लेस देन 60%, यार कुछ पता नहीं, हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। लेस देन 3% लिग्निन, पता नहीं सर, लिग्निन भी पढ़ा नहीं है, आगे बताओ। मोर देन 18% क्रूड फाइबर। हाँ, अब ये डायरेक्ट ही हीट हो रहा है, हम इन ऑप्शंस में बैठ करके अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर रुकिए देखते हैं 3% फैट, साइंटिस्ट बने हुए हैं। अरे आखिरी तक ऑप्शंस तो देख लो एक बार, आखिरी का ऑप्शन ही बिल्कुल क्लियर जा रहा है इसमें। मोर देन 18% क्रूड फाइबर मतलब फाइबर कंटेंट ज्यादा है, उसमें एनर्जी कम रहेगी। एनर्जी कम क्यों रहेगी? क्योंकि फाइबर कंटेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, इसलिए वी क्लासीफाई इट अंडर द रफ एज। तो ये 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे गए थे, ये डायरेक्ट हमारे पास थे ही, इनको तो दिखाना ही था, इसलिए मैं बोल रहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से इन टॉपिक से, इन क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा बन सकता है। जो जो बन सकता है उनके फैक्ट आपको दे दिए गए हैं स्लाइड के अंदर, और इसको आप जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है एक बार प्लीज रिवाइज जरूर कीजिएगा। अभी आपके 15 मिनट ही लगेंगे, और होपफुली मुझे लगता है कि जिसका एग्जाम 2 से 4 महीने के अंदर आने वाला है, वो एक बार लेक्चर के बाद इनको पढ़ लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो भूलेगा, कम से कम एग्जाम तक उसको जरूर याद रहेगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो प्लीज आप 15 to 20 मिनट्स दें और इसको अच्छे से रिवाइज करें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर को ऑफ करते हैं आज। बस यही छोटा सा लेक्चर था आज का।